हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो है 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 3 डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 एंड 2 हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं और आगे अब पार्ट 3 में हम काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं। और आपने पार्ट 1 में देखा था कि किस तरह से जंगल के आदिवासी पीपल्स जंगलों में रहते थे और ब्रिटिशर्स के आने की वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतें उनको हुई और उन दिक्कतों को लेकर उन्होंने जो है अपने आप को एडजस्ट भी किया। तो आज इस लेसन में पार्ट नंबर 3 में हम सीखेंगे। पार्ट 3 होगा ये आज हमारा। तो देखिए पार्ट नंबर 3 हम डिस्कशन करेंगे, पार्ट 3। ओके, तो अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पार्ट 1 और 2 का। आपको बताया था मैंने कि कैसे इंडिया में जो कॉलोनिज़म हुआ, मतलब कि उपनिवेशवाद हुआ, न केवल इंडिया में हुआ बल्कि सब जगह पर हुआ। जो कॉलोनिस्ट कंट्री थे उन्होंने, यानी कि इंग्लैंड जैसे पावरफुल कंट्रीज़ ने अपने मतलब के लिए इंडिया जैसे कंट्री को कंट्रोल किया और वहाँ के सारे रिसोर्स छीन लिए। और ये रिसोर्स में जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ से बहुत सारे फ्यूल, ग्रास, चारकोल वगैरह जो यहाँ के ट्राइबल पीपल यूज़ करते थे, उन सब की जगह उन्होंने काफ़ी यहाँ से फॉरेस्ट वगैरह और ये सब चीज़ें उन्होंने निकाल लिया। एक अप्रोक्सीमेट पैमाने के अकॉर्डिंग 1700 से लेकर 1995 में बड़े लेवल पे फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड से साफ़ कर दिए गए थे। ओके, तो पार्ट नंबर 3 में हम आज सीखेंगे। जो पार्ट 1 और 2 में हमने कर लिया वो चीज़ें, जैसे क्यों डिफॉरेस्टेशन किया जाता था। तो मैंने बताया आपको कि लैंड्स को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड्स तैयार करने के लिए जो है डिफॉरेस्टेशन होता था। फिर हमने पार्ट 1 और 2 में ये भी देखा कि भाई ये लोग उस फॉरेस्ट का क्या करते थे। मैंने बताया कि स्लीपर्स बनाए जाते थे ट्रैक्स के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए वो स्लीपर बनाते थे, ये भी हमने देखा। ओके, उसके बाद में जो इंडिया से बहुत सारे स्लीपर्स लेके जा चुके थे वो लोग, और यहाँ से मतलब काफ़ी एरिया खाली किया गया। और जैसे कि हमने देखा कि एक मील रेलवे लाइन बनाने के लिए काफ़ी बड़े लेवल पे स्लीपर चाहिए होते हैं। काफ़ी ट्रीज़ की कटिंग मद्रास प्रेजेंसी में भी हुई अलग अलग एरिया में। उसके बाद हमने देखा कि रेलवे का जब एक्सपेंडेशन होने लगा बड़े लेवल पे, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई, फॉरेस्ट को कटिंग करना शुरू कर दिया। प्लांटेशन के लिए भी उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे फॉरेस्ट को साफ़ किया है। और अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 में, राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। ओके, तो देखिए हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स की तरफ से जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री का काम शुरू हुआ, मतलब कि एक तरह से ऐसे पुराने जंगल को काटकर एक नए जंगल यहाँ लगाए गए हैं जो कि बहुत ही वैल्यूबल होंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जिसका नाम यहाँ डाइट्रिच ब्रेंडीज है। ये देखिए ब्रिटिश जो है डिसाइड करते हैं, इनवाइट करते हैं एक जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट जिसका नाम था डाइट्रिच ब्रेंडीज। और इन्होंने फिर सलाह दी इंडिया के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ पर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होनी चाहिए। और डाइट्रिच ब्रेंडीज ही फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश टाइम में सबसे पहला फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल यही था। और इस तरह से इन्होंने एक नया सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। ब्रेंडीज ने रियलाइज़ किया कि यहाँ प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए और फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए हमें कुछ यहाँ करना होगा। ओके, उसने लोगों को ट्रेंड करना था साइंस ऑफ कंजर्वेशन में कि हम जंगलों को बचा सकते हैं कुछ चीज़ें करके। उसने बहुत सारे कानून भी यहाँ पर बहुत सारे कानून यहाँ पर लागू करवाए, सेक्शंस जो है लीगल सेक्शंस बनाए फॉरेस्ट से रिलेटेड। और फॉरेस्ट रिसोर्स को बचाने के लिए, फ्रेम करने के लिए उसने काफ़ी रूल बनाए। ट्रीज़ को कटिंग करना, ग्रेजिंग, ये सब रिस्ट्रिक्शन कर दी गई। इसके ऊपर जो फॉरेस्ट पीपल होते थे वो जो ट्रीज़ को काटते थे वो सब बंद करवा दिया गया। पशुओं को चराना जंगलों में वो ख़त्म कर दिया गया। और फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया गया टिम्बर प्रोडक्शन के लिए कि भाई यहाँ पर ब्रिटिशर्स को अधिकार होगा कि यहाँ ये टिम्बर्स तैयार कर सकें। ओके, और पनिशमेंट होती थी, यानी बड़ी हूँ कट ट्री विदाउट द फॉलोइंग सिस्टम। अगर वो बनाए गए सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर ट्री कटिंग नहीं करते तो फिर उनको पनिशमेंट दी जाती थी। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉपुलर के ट्रीज़ को मैनेज किया गया है। और ये इटली का सीन है। ये देखिए टस्कनी एरिया इटली में ये पॉपुलर के ट्रीज़ लगाए गए हैं। और आप देखोगे ये बहुत ही अलग थे। पॉपुलर फॉरेस्ट और गुड मेनली फॉर टिम्बर्स, कि पॉपुलर फॉरेस्ट ज़्यादातर टिम्बर्स के लिए यूज़ किए जाते थे,
नॉट फॉर लीव्स, लीव पत्तों के लिए नहीं होते थे, लकड़ियों के लिए, सीधी लकड़ियों के लिए यूज़ किए जाते थे। ओके, क्योंकि ये लकड़ियाँ बड़ी सीधी होती थी और सीधी लाइनों में लगाई जाती थी और एक यूनिफॉर्म हाइट होती थी, सभी की बराबर सी हाइट होती थी। तो ये सब यहाँ पर किया गया था, यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इन्होंने प्रमोट किया। तो इन्होंने जब अदर कंट्रीज़ में भी हुआ तो इंडिया में भी ये चीज़ें ये लोग करने लगे। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ देखेंगे कि डाइट्रिस ब्रांडिस ने हमारे इंडिया में भी इस तरह के ट्रीज़ को शुरू किया। ये देखिए हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा वैली एरिया, ठीक है। ओके, कांगड़ा वैली, देवदार के प्लांटेशन यहाँ किए गए हैं, देवदार ट्री यहाँ लगाए कांगड़ा में 1933 में ये जो इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड में से ये जो फ़ोटो ली गई है, आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने देवदार के फॉरेस्ट जो है लगाए गए हैं। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रांडिस ने यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी शुरू की 1864 में, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस शुरू करने के बाद 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी लगाए गए। ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 एक साल के बाद ही लग गए थे। फिर यहाँ पर इन्होंने द इम्पीरियल फॉरेस्ट यानी कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इन्होंने सेटअप किया देहरादून में, उत्तराखंड में 1906 में। कमाल की बात है, इसी टाइम में इंडिया में जो है मुस्लिम लीग भी बनाई गई थी, और ये FRI, इसको शॉर्टकट में आज भी हम FRI कहते हैं, ठीक है, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च। पहले इम्पीरियल ब्रिटिश टाइम में कहलाता था, लेकिन अभी इसको हम सिर्फ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया ये बोल रहे हैं। ये देहरादून का है, और यहीं पर डाइट्रिस ब्रांडिस ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को अंजाम दिया। इनके पुराने पुराने ट्रीज वगैरह काटे जाएंगे और न्यू वन प्लांट किए जाएंगे। ओके, तो इस तरह से, ठीक है। ओके, तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यहाँ पर नेचुरल फॉरेस्ट में शुरू की गई है। ओके, तो देखो डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ यहाँ पर अब कट डाउन किए जाने लगे और न्यू वन यहाँ प्लांट किए जाने लगे, ठीक है। ओके, और वो भी सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में वो प्लांट किए जाने लगे, इसी को हम प्लांटेशन कहते हैं। ओके, ये एक नई टाइप की फॉरेस्ट्री थी। फॉरेस्ट ऑफिशियल बार बार सर्वे करते थे जंगलों का, और फिर वो एस्टिमेट लगाते थे कि यहाँ पर कितने टाइप के फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो यहाँ पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया करते थे। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात बोल रहे हैं, पहले क्या होता था, पहले सर्वे होता था और पता लग जाता था कि कितने टाइप के फॉरेस्ट यहाँ काम कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान करते थे भी कितना पैसा प्लांटेशन पे खर्च करना है, या कितने प्लांटेशन हर साल, या कितने ट्रीज़ हर साल उनको कटिंग करने, तो वो सब देखा जाता था, और कितने रीप्लांट करने वो सब डिसाइड कर लिया जाता था। अब जब ये फॉरेस्ट एक्ट लगा 1865 में, उसके बाद बहुत बार इसको अमेंडमेंट भी किया गया। 1878 में अमेंडमेंट हुआ, 1927 में अमेंडमेंट हुआ। या अमेंडमेंट का मतलब है कि उसमें बहुत सारे सुधार और किए गए, बहुत सारे सुधार इसमें कर लिए गए, ठीक है, बहुत सारे सुधार कर लिए गए। तो ये सब मतलब टाइम टू टाइम होते रहे। ओके, तो अब देखो जब ये अमेंडमेंट हुआ तो उस टाइम अमेंडमेंट करने के बाद इसमें जो है 1878 के एक्ट में 3 टाइप के फॉरेस्ट बना दिए गए थे, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, ये सब बना दिए गए थे। द बेस्ट फॉरेस्ट, हमेशा अच्छे जंगल जो होते थे वो रिजर्व फॉरेस्ट कहलाते थे, और विलेजर्स को इसमें एंट्री नहीं होती थी इन जंगलों में, ना तो ग्रेजिंग कर पाते थे, ना वो खुद के यूज़ के लिए यहाँ से लकड़ियाँ काट सकते थे। हाउस बिल्डिंग यानी कि घर बनाना, फ्यूल के लिए लकड़ी इकट्ठी करना, ये सब विलेज फॉरेस्ट में किया करते, लेकिन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट में जाना अलाउड नहीं होता था। ओके, ये देखिए अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI यानी कि देहरादून का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वो दिखाया गया था, इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून इंडिया में। तो ये पहला फॉरेस्ट स्कूल था इंडिया का जो कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में तैयार हुआ था, 1906, याद रखिए ये 1906 में तैयार हो गया था। ओके, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, भाई इस तरह के कानून बनने के बाद यहाँ के लोगों की लाइफ यानी कि जो ट्राइबल पीपल्स की लाइफ थी वो कैसे अफेक्टेड हुई, बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुई। फॉरेस्टर यानी कि जो विलेजर्स होते थे, फॉरेस्टर होते थे, जंगल के वासी होते थे या फिर गांव वाले होते थे, वो बहुत ही मुश्किल भरा जीवन जीने लगे कि एक जो है व्हाट ए गुड फॉरेस्ट, ठीक है, वेरी डिफरेंट आइडिया, ठीक है। फॉरेस्टर और विलेजर्स के अलग अलग आइडिया होते थे कि क्या एक अच्छा फॉरेस्ट हो, उनके अपने अपने अलग तरीके होते सोचने के। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई विलेजर तो अपने हिसाब से सोचेगा कि जंगल में किस टाइप के फॉरेस्ट होने चाहिए, वो अपने मतलब के हिसाब से, और फॉरेस्टर उसको वैल्यूबल लेवल पे देखेगा कि अभी कॉमर्शियल उसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो ठीक है, विलेजर्स चाहते थे कि मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस,
सेटिस्फाई डिफरेंट नीड। विलेजेस चाहते थे कि उनकी जो ईंधन की आवश्यकता, चारे की आवश्यकता और पत्तियों की आवश्यकता पूरी हो जाए, तो इस टाइप की फॉरेस्ट चाहते थे। जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे वही चाहते थे कि ऐसे ट्री लगाए जाएँ कि सूटेबल हो बिल्डिंग्स के लिए, जो बिल्डिंग बनाने के लिए काम आ सके, इस तरह के फॉरेस्ट लगभग उगाए जाए। दोनों की थॉट्स में अलग अलग अंतर था। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की बात करें तो ये एक सिस्टम होता था कटिंग का, पेड़ों की कटिंग की जाती थी पुराने वाले पेड़ों की, और उसके बाद नए पेड़ लगाए जाते थे जो कि वैल्यूबल होते थे, कमर्शियली वैल्यूबल होते थे। ठीक है, तो नए जंगल कानून लगने के बाद, डाइट्रिस ब्रेंडिस के साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बाद में, या 1878 के नए अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद में, तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। ट्राइबल पीपल की लाइफ धीरे धीरे स्पॉइल होती चली गई। अब यहाँ पर देखिए ये पेड़ दिखा रखे हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो महुआ के ट्री दिखाए हुए हैं, और महुआ को मधुका इंडिका भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका ये। तो विलेजेस क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग, और फिर उसके बाद ये महुआ के फ्लावर्स इकट्ठे करने के लिए जाते हैं। अब आप कहो कि महुआ के फ्लावर का क्या यूज़ होता है, तो देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि महुआ के फ्लावर को जो पेड़ों के ऊपर से नीचे धरती पर गिर जाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट में ये मिल जाएंगे आपको नीचे गिरे हुए, तो महुआ के जो पेड़ हैं उसको बहुत ही वैल्यूबल माना गया। महुआ के फ्लावर का यूज़ खाने में भी करते हैं और अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है इससे, ठीक है ना। तो ये ऑयल बनाने में भी काम आता है, तो ये महुआ बहुत ही वैल्यूबल होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रीज़ का यूज़ न केवल जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा था, बल्कि ट्रीज़ का यूज़ अब यहाँ देखोगे ये शिप और रेलवे में भी हो रहा था। ये हमें पता है, ये पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये अब इस टाइप के ट्री उगाने लगे थे जिनसे उनको हार्डवुड्स मिल सकें और वो टाल और स्ट्रेट हो, यानी कि ब्रिटिशर्स बिल्डिंग के लिए जो यूज़ करने लगे थे वो लंबी और हार्डवुड लकड़ियाँ होती थी। ज़्यादातर टीक, साल को प्रमोट किया जाता था, और दूसरी जो होती थी उनको काट दिया जाता था। यानी कि जंगल में अब इस तरह की चीज़ें होने लगी थी। ओके, मतलब कि वैल्यूबल ट्रीज़ को छोड़ा जा रहा था, बाकी सब काट दिए जाते थे। फॉरेस्ट एरिया में पीपल यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कि लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते थे, रूट, लीव्स, फ्रूट्स, ट्यूबर, ये सब यूज़ करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो फॉरेस्ट पीपल्स यूज़ किया करते थे। ओके, ये देखिए, और जो फ्रूट्स और ट्यूबर्स और न्यूट्रिशस टू ईट, खाने में बहुत सही होती थी। ठीक है, खाने में बहुत सही होती थी, और जो है, और मानसून के टाइम में इनको हार्वेस्ट किया जाता था। हर्ब्स यूज़ की जाती थी मेडिकल पर्पज़ में, वुड्स वगैरह यूज़ की जाती है एग्रीकल इम्प्लीमेंट बनाने में। ठीक है, योक एंड प्लॉग्स वगैरह बनाने में। बैम्बू जो है बड़े लेवल पे यूज़ करते थे, और बास्केट और अम्ब्रेला बनाने में बैम्बूज़ का यूज़ किया जाता था। तो जंगल के लोग इस तरह से इनका यूज़ करते। लेकिन जब से फॉरेस्ट एक्ट बने, अब जंगल के पीपल यानी कि फॉरेस्ट लाइफ के लिए बड़ी मुश्किलें हो गई थी, और जो है धीरे धीरे जो है, यानी कि ये कहें कि भाई जो ड्राइड स्कूप वगैरह होते थे वो भी ये लोग यूज़ करते थे, ट्राइबल पीपल, बोटल्स के रूप में, वो सब अब चला गया था। तो फॉरेस्ट लीव्स वगैरह भी लोग इकट्ठे करते थे, प्लेट्स, कप वगैरह बनाने के लिए, डिस्पोजेबल प्लेट एंड कप्स बनाने के लिए भी यूज़ करते थे। साइदिया बोहनी, यानी कि देखो यहाँ पर ही दिखाया गया है, तेंदू लीव्स इकट्ठी की जा रही है पत्तले वगैरह बनाने के लिए, प्लेट्स वगैरह बनाने के लिए तेंदू लीव्स का यूज़ करके ये लोग इनकम कमाते थे, और फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी वैल्यूबल होती थी। ठीक है, और ये 50 लीव्स का एक बंडल तैयार करते थे, और ये बहुत ही हार्ड वर्क करते थे, और कलेक्ट 100 बंडल इन ए डे, यानी कि 100 बंडल से भी ज़्यादा ये लोग कलेक्ट एक दिन में वुमेंस, चिल्ड्रंस और ओल्ड मैन कर लिया करते थे। तो इनका बंडल को इकट्ठा करके बड़ी बड़ी पत्तियों को, उसके बाद वो क्या करते थे, उनसे प्लेट्स, कप वगैरह यानी कि डिस्पोजल वगैरह बना देते थे। देखो दिखा रखा है यहाँ पे, ये इनसे तैयार करते थे। तो इस तरह से इनका यूज़ होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से सारी फ्रीडम उनकी चली गई और सारा व्यापार भी चला गया। ओके, कई बार तो सऊदिया जो ये बहुनिया वाहिली जो हैं, साइदी जिनका नाम यहाँ दिया गया है, बहुनिया वाहिली साइदी जो है, वो क्रीपर यानी कि रस्सियाँ भी बनाया करते थे, वो क्रीपर बनाते थे। तो ये क्रीपर काफ़ी वैल्यूबल होती थी। ओके, रोप्स वगैरह बनाने में काम आती थी, थोर्नी बाक्स यूज़ किए जाते, सिमूर कॉटन, सिल्क कॉटन से लोग तैयार करते थे, और वेजिटेबल ग्रेड करने के लिए भी ये सिल्क कॉटन तैयार की जाती थी। ऑयल वगैरह बना लेते थे, लाइटिंग जो है कुकिंग के लिए, या फिर लैंप लाइटिंग करने के लिए भी वो तैयार कर लेते थे। फ्रूट्स ऑफ महुआ यानी कि महुआ के ट्री भी वो यूज़ कर लेते थे।
फॉरेस्ट एक्ट जो है बहुत ही वैल्यूबल था और बहुत फॉरेस्ट एक्ट का मतलब कि विलेजर्स के लिए पूरे इंडिया भर में हार्डशिप का यानी कि कठोर जीवन शुरू हो गया था। इसके थ्रू वो जो पेड़ों की कटिंग उनकी करनी होती थी, लकड़ियों की कटिंग वो जंगल में करने जाते थे, वो चीज़ें पूरी तरह अब उनके लिए बंद हो गई थी, एक तरह से उनको बैन कर दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे अब जो जंगल के अंदर जो हाउस बनाने के लिए जो लकड़ियाँ यूज़ करती, उनकी कैटल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए भी वो यहाँ से जंगलों में जाते थे, फ्रूट कलेक्शन करने के लिए, रूट्स, हंटिंग, फिशिंग, सब कुछ इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। फॉरेस्ट पीपल्स को जंगलों में जाने के लिए अलाउड नहीं होता था। फिर चोरी छुपे लकड़ियाँ जंगल से लाने लगे ये लोग, क्योंकि जो है सोचो कि अगर उनको जंगल में जाने के लिए अलाउड नहीं किया गया तो डेफिनेटली वो फिर और भी गलत होगा, तो इसलिए फिर उन्होंने चोरी छुपे जंगलों से लकड़ियाँ निकालना शुरू किया। और कई बार पकड़े जाने पर वो जो है फॉरेस्ट गार्ड के सामने कई बार घूसखोरी भी कर, कई बार उनको छोड़ देने के लिए वो दया रहम भी करने को कहते थे। और वुमेन्स भी जो फ्यूल वुड कलेक्ट करके लाती थी वो भी बड़ी चिंता में फंस जाते हैं। और एक तरह से पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड लोगों के साथ गलत जो बिहेवियर करते थे, उनको फॉरेस्ट में जाने के लिए एक तरह से बहुत सारे एक्स्ट्रा मनी यानी कि फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए उनको एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती थी। और ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया एक पूरा फ़ोटो कि इसके अंदर कैसे ग्रेन फ्रॉम थ्रेशिंग ग्राउंड ऑफ द फील्ड, कि किस तरह से वो बास्केट में लेकर आते थे और थ्रेशिंग करते हैं और अपने शोल्डर्स पर लाद कर इधर से उधर लेके जाते हैं। पोल अक्रॉस देयर शोल्डर्स, उनके कंधों पर एक पोल रखा होता है और वो इस चीज़ों को, क्रॉप्स को इधर से उधर ले जाते हैं। तो डेफिनेटली पूरी लाइफ बदल गई थी। ठीक है, तो हमने इसमें पार्ट 3 में हमने देखा कि जो है बहुत इम्पोर्टेंट था ये, और इसमें कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में बात हुई है और उसकी वजह से क्या इंडिया में चेंजेस आए, ये सब भी हमने इसमें देखा। किस टाइप के ट्रीज़ लगाए गए, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन बने, ट्राइबल पीपल की लाइफ कैसे अफेक्ट हो गई, और फिर ये महुआ कलेक्शन करने वाले लोग। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। आज पार्ट नंबर 3 में इतना ही। ठीक है, ओके, पार्ट नंबर 4 में फिर इसको और डिस्कशन करेंगे।